वो दौर था जब मुझे शिक्षा का विभाग मिला और मैं परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने के लिए गया, और वो दृश्य था कि एक छोटी मेटाडोर में नकल की सामग्री भरकर उस परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रही थी। एक अजीब सा वातावरण था, नकल उद्योग बन गया था, और प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा था उत्तर प्रदेश की एक रैली में कि यहां नकल के टेंडर उठते हैं। और ये वास्तविकता मैंने देखी। परीक्षा केंद्रों का आवंटन एक उद्योग की तरीके से था, उसको हमने ऑनलाइन किया, पारदर्शी व्यवस्था को किया, और पारदर्शी व्यवस्था को करने के बाद 1,94,000 सीसीटीवी कैमरे, 1,90,000 शिक्षकों के जो निरीक्षक थे, जो हमारे शिक्षक थे, उनकी नियुक्ति, उनको वहां पर ड्यूटी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट को बनाना, और हर परीक्षा केंद्र में एक कंट्रोल रूम का स्थापना करना, शहर में एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम, और इस सारे कंट्रोल रूम को पूरा मॉनिटर करने के लिए प्रदेश में लखनऊ में एक सेंट्रलाइज मॉनिटर केंद्र जो हमने बनाया, उसकी परिणति यह रही कि दुनिया के सबसे बड़े जो एक साथ परीक्षा लेने वाला जो बोर्ड था, उसकी परीक्षाओं में पारदर्शिता की वापसी हुई परीक्षा संपादन में। और ये एक वो अवसर था कि जब कॉलेजेस में, विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती थी, हम लोगों ने एक टाइम टेबल पूरा 10 महीने पहले जारी किया, कब परीक्षा, कब परिणाम, कब उसकी चेकिंग और कब प्रवेश होगा। पाठ्यक्रम का आजादी के बाद पहली बार पूरे पाठ्यक्रम का परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के बाद उसको रोजगार परक शिक्षा को उसमें जोड़ा गया, और रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ जो पुस्तकें थी, जो 20 वर्षों पहले जिनका जो मूल्य रहा होगा, उस मूल्य पर माध्यमिक शिक्षा में वो पुस्तकें उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हुई। समय से परीक्षा, समय से परिणाम, और समय से परिणाम के साथ साथ समय से प्रवेश, और पूरे वर्ष पठन पाठन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई। कोरोना के संक्रमण में भी ऑनलाइन परीक्षा एक स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से भी, दूरदर्शन के माध्यम से भी, और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को यूपी ने पूरा नेतृत्व पूरे देश में किया। और हायर एजुकेशन में तो 78,000 जो लेक्चर्स थे, एक रिकॉर्ड बना, अपलोड किए, डिजिटल लाइब्रेरी हमने बनाई, जिसमें मुफ्त में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए और अध्ययन अध्यापन के लिए वो जो उत्तर प्रदेश के अच्छे जो प्रोफेसर थे, उनके लेक्चर्स अपलोड होकर उसमें सामने आए। यानी शिक्षा का परिवर्तन और परिवर्धन हुआ। संस्कृत भाषा के जितने भी अध्यापक माध्यमिक विद्यालयों में नहीं थे, सभी जगह उनको उपलब्ध कराने का एक अभियान चला और उनको उपलब्ध कराया गया। संस्कृत के विद्यार्थियों को भी माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थियों की तरीके से प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वालों को 1 लाख रुपए और टैबलेट देने का काम, और माध्यमिक शिक्षा में जिस प्रकार से विद्यार्थी जो हाई लेवल का जो मार्क्स प्राप्त करते थे प्रथम 10 में, उनके कहने पर उनके नाम पर गौरव पत्र, यानी उस क्षेत्र का विद्यार्थी कौन मेधावी है उसके लिख के देने पर गौरव पत्र का निर्माण वहां पर कराने की प्रक्रिया, ये कुछ ऐसे काम थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए। जो शिक्षक हैं उनको भी शिक्षक पुरस्कार दिया गया, और उनकी सेवा अवधि में 2 वर्ष की वृद्धि के साथ उनके जो इनाम की राशि थी वो बढ़ाई गई। और यही चीज संस्कृत के जो अध्यापक थे उनके साथ भी किया गया। आपको बताते हुए खुशी है कि संस्कृत निदेशालय के गठन की प्रक्रिया लगभग समाप्त है, अब उसके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। और संस्कृत परिषद का गठन, संस्कृत संस्थान का गठन, और तमाम विश्वविद्यालयों में जहां पठन पाठन नहीं था संस्कृत का, उनमें कई विश्वविद्यालयों में पठन पाठन की प्रक्रिया भी शुरू हुई। यानी हमने शुचिता, पारदर्शिता के साथ शैक्षिक परिवर्तन किए, और सभी विश्वविद्यालयों में शोध पीठों का निर्माण, शोध गंगा पोर्टल का निर्माण, रिक्त पदों की भर्ती को पारदर्शी तरीके से पूरा करना, यानी बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को अगर मिला ले
तो 1.5 लाख के आसपास अध्यापकों की पारदर्शी तरीके से नियुक्तियों का क्रम बगैर किसी भेदभाव के संपादित हुआ। तो ये एक ऐसा अभियान रहा है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया। 6,000 के आसपास 5,987 एक साथ पदों का सृजन माध्यमिक में हुआ। उसके बाद हमने और अध्यापकों का पदों का सृजन किया। 250 विद्यालय हमने बनाए माध्यमिक में। 78 विद्यालय हमने डिग्री कॉलेज के रूप में बनाए, 78 डिग्री कॉलेज बनाए। 12 विश्वविद्यालय इस प्रकार के गठन की प्रक्रिया की तरफ हैं कि जिनकी क्रियाविधि पूरी हो चुकी है। यानी हमने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे उन वायदों से कहीं ज्यादा काम करने का हमने संकल्प लिया। वित्त विहीन अध्यापकों के लिए भी जो हमारी नियमावली है वो अंतिम चरण पे है कि जो बनने की उनके जो विसंगतियां हैं दूर करने की हम वचनबद्ध हैं कि हम चाहे अनुदेशक हो, चाहे तदर्थ हो, चाहे व्यवसायिक शिक्षक हो, चाहे बेसिक का शिक्षक हो, जिन शिक्षकों की भी जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की तरफ तत्परता के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ी है और आगे भी हम उस पर काम करते रहेंगे। पहली बार शिक्षा के इतिहास में उत्तर प्रदेश में हमने जो महाविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, आजादी के बाद से आज तक ये विसंगति थी कि डिग्री कॉलेज के अध्यापक योग्य होने के बावजूद शोध नहीं करा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पहली बार डिग्री कॉलेजेस में जो अध्यापक हैं उनको शोध कराने का अधिकार दिया, जिससे उनका एक स्तर बढ़ता है, उनके ज्ञान का जो ज्ञान वर्धन है उसका प्रवाह और तेजी से बहेगा। पहली बार हमने महाविद्यालयों में जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति का मार्ग खोला। यानी अब महाविद्यालयों में भी प्रोफेसर पद नाम देने का काम, ये भी आजादी के बाद से नहीं हुआ था, पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में हमने दिया है। और हर जगह पर हमने चाहे वाईफाई का हो उसके लिए इंतजाम किया। तमाम हमारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस थे जिनमें हमने प्री लोडेड टैबलेट्स को बांट के वहां की शिक्षा का परिवर्तन करने की कोशिश किया। ऑनलाइन एजुकेशन पर हमने सभी जगह समृद्धि किया और आज हम ये कह सकते हैं कि बदलाव है। हमारा 1,38,000 जो सरकारी विद्यालय थे जो हमारे बेसिक शिक्षा के, उनको हमने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत उनको ठीक किया। 4,80,000 से अधिक बच्चों का नामांकन स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत हमने किया और 771 कस्तूरबा विद्यालयों को संचालित करने का काम भी हुआ। यही पारदर्शी सरकार है जिसमें 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क जूता, मोजा, पाठ्य पुस्तकें, बैग वितरित करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और हम जल्दी ही जितने भी रिक्त पद हैं उनको विज्ञापित करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी थी, क्योंकि काफी भर्ती हमने काफी हद तक आजादी के बाद सबसे बड़ी भर्ती अगर कहीं हुई है तो माध्यमिक में, बेसिक में और उच्च शिक्षा में हुई है। अब कुछ पद जो बचे हुए हैं उन पदों को शीघ्र उनको भर के पारदर्शी तरीके से सभी जाति और सभी वर्ग के मेधावी जो शिक्षक हैं मेधा शक्ति से पूर्ण वो आ सके, इसकी प्रक्रिया हमने शुरू करी है। हमने बालिका छात्रावास 107 विकास खंडों में हमने शुरू किया है और हमारी अनूठी योजना रही है कि श्रमिक बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा दे सके। इसके लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय केंद्रों को भी, विद्यालयों को भी हमने शुरू किया है। और हम कह सकते हैं कि आज सभी जगह शोध पीठे हैं। आज अगर आप देखें तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में रज्जू भैया जी के नाम पर एक अलग संस्थान हमने रिसर्च सेंटर खोला है। लखनऊ में भी आप देखें तो अटल सुशासन पीठ है, बाबूराव देवरस शोध पीठ है। यहाँ पर महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ का निर्माण किया गया है और दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ सभी विश्वविद्यालयों में हमने स्थापित किया है। हमने नकल न हो इसके जहां प्रयत्न किए वहां शुल्क नियंत्रण अधिनियम, पहला हमारा अधिनियम है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक का गया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी न्यायालयों के द्वारा लोगों ने इसका
जो विभिन्न संस्थाएं थी उन्होंने अपना अपना विरोध दर्ज कराया, तो उसके बावजूद हमारा शुल्क नियंत्रण अधिनियम सफलतापूर्वक संपादित हुआ उत्तर प्रदेश में। और आज 3 साल हो गए हैं। 3 सालों में उत्तर प्रदेश में जो शुल्क वृद्धि है कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, अभी ये तीसरा साल था। 2 सालों में हमने शुल्क वृद्धि नहीं होने दी थी, ये तीसरा साल था। और अभी हमने चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले इस बात के आदेश जारी किए कि किसी प्रकार का शुल्क की वृद्धि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए न हो। यानी उत्तर प्रदेश में सस्ती शिक्षा, सुलभ शिक्षा, पारदर्शी शिक्षा, नई शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा को हमने आत्मसात किया। और इसके माध्यम से जो कोरोना का संक्रमण आया था, हमने इस आपदा को भी सकारात्मक लाभदेयता में परिवर्तित किया।